गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे कोरिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक को, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था स्टेप डेविएशन के मेथड पे। तो शॉर्टकट मेथड हमने किया था, तो इसी के अकॉर्डिंगली स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे dx dy को समीशन लेते हैं, यहाँ पे dx डैश और dy डैश को हमने एज ए समीशन लेना है, और यहाँ पे समीशन dx डैश हमने लेना है, समीशन dy डैश लेना है, उनको n से डिवीजन करना है। फिर उसको हमने अपोन करना है दो आइटम के साथ। अंडर रूट में लेना है हमने समीशन dx डैश का स्क्वायर, फिर dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n। फिर उसके बाद dy डैश का भी स्क्वायर लेना है समीशन लेके, फिर dy डैश का होल स्क्वायर लेके अपॉन n। फिर उन सबको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करके r फाइंड आउट करना है, राइट। ये है स्टेप डेविएशन। तो आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा होगा इस मेथड को समझना, क्योंकि जैसे स्टेप डेविएशन होता है, सॉरी शॉर्टकट मेथड होता है, उसी के बिहाफ के ऊपर एक स्टेप आगे जाके हम स्टेप डेविएशन फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है x के आइटम्स लिखी है सीरीज में और y के कुछ आइटम्स लिखी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सके, x माइनस ए निकाल के हम dx निकाल लें, राइट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो a हम ले रहे हैं यहाँ पे 60, तो 60 को मैंने सर्कल कर लिया। तो x माइनस ए हम करते जाएंगे और हमारी ये फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको किया, 0 कर हो गया यहाँ पे, तो 80 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 20, 100 माइनस 60 करेंगे, फिर उसके बाद 120 माइनस 60 करेंगे, और उसके बाद 140। कुछ आइटम हमारी प्लस में या कुछ हमारी माइनस में, तो उनको हम प्लस माइनस करते हुए यहाँ पे समीशन निकालेंगे dx का। ठीक है, तो यहाँ पे dx का हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। इसके अलावा क्या है, dx डैश हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे शो कर दिया, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसका समीशन करके देखें, क्योंकि हमें dx का यहाँ पे नहीं चाहिए, dx डैश चाहिए। तो dx डैश का हमें रिक्वायरमेंट रहेगी समीशन करने की। तो क्या करना पड़ेगा, डैश निकालने के लिए हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, जिसे हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर सकें। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया कितना, 20, क्योंकि 20 के साथ भी डिविजिबल होता है। आप चाहो तो यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, कि 20 पे सारे आइटम जा रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ। ठीक है, 40 माइनस 20 को फिर सिर्फ 20 के साथ डिवीजन करेंगे, तो इस तरह से मेरे पास -2 -1 0 1 2 3 और 4 आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे इसका टोटल करना जरूरी है। ठीक है, ये बन जाएगा समीशन dx डैश का सम जो भी आता है वो आ जाएगा 7। इसके बाद क्या है बेटे, हमें यहाँ पे आइटम निकालनी है dx डैश के स्क्वायर की, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना जरूरी है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 1 0 1 4 9 एंड 16। अब इनका टोटल भी करना जरूरी है, तो टोटल मैंने यहाँ पे किया, वो आ जाएगा 35। ठीक है, ये क्या टोटल बन गया, समीशन dx डैश का स्क्वायर, ये टोटल बना है। अब हमने नेक्स्ट वाली जो सीरीज है उसका भी सेम निकालना है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या लेना पड़ेगा, किसी भी आइटम को एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करेंगे, एज ए एज्यूम्ड मीन, ताकि हम उसको लेस कर सकें, राइट। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, dy। तो dy कैसे निकालेंगे, x माइनस ए करके, a कितना लिया है हमने 500, तो 400 माइनस 500 करेंगे तो आ जाएगा 100, 200 माइनस 500 करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस के 300, उसके बाद 0, उसके बाद 500, फिर माइनस के 100 एंड देन 600 और उसके बाद 700, राइट। इसका हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। dy डैश जो होगा उसका हम टोटलिंग कर लेंगे। तो dy डैश के लिए हम कॉमन फैक्टर यहाँ पे 100 ले सकते हैं और 100 से डिवीजन कर देंगे, तो वो आ जाएगा -1 -3 0 5 -1 6 एंड 7। अब हम यहाँ पे डिवीजन करनी है, इनका सम करना है, समीशन dy डैश इसका। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 18 में से हमने लेस करना है 5, तो आ जाएगा 13, प्लस के 13 आ जाएंगे, राइट। तो इस यहाँ पे हम करेंगे फिर dy डैश का स्क्वायर, 1 9 25
1, 36, 49, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं समीशन डी वाई डैश का स्क्वायर करके उसका सम निकालते हैं। ये आ जाता है 121 हमारे पास। तो अब हमने एक और कॉलम और ड्रॉ करना है, डी एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना है डी वाई डैश के साथ, क्योंकि फॉर्मूला में ये भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो डी एक्स डैश को हम डी वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो आ जाएगा 2, 3, 0, 5 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है बेटे, यहाँ पे 2 है तो माइनस का साइन को ध्यान में रखना है, 18, 28। तो अब हम इसका समीशन करेंगे, समीशन डी एक्स डैश डी वाई डैश को, तो वो आ जाएगा 54, राइट। तो सारी आइटम्स हमने ड्रॉ कर ली हैं, कॉलम हमारा बन गया। अब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, फिर से एक बार देखते हैं। हमें यहाँ पे डी एक्स डी वाई का जो समीशन है वो लिखना पड़ेगा, फिर डी एक्स का समीशन और डी वाई का समीशन को मल्टीप्लाई करके एन के साथ डिवाइड करना है। पहले हमें ये करना है। तो बेटे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, सीधा डायरेक्टली हम चलते हैं, हमें फॉर्मूला वैसे भी लर्न हो गया है। तो हम लिखेंगे 54, राइट। इसके अलावा हमें क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस करना है, माइनस के साथ क्या लिखेंगे, समीशन डी एक्स डैश। तो डी एक्स डैश कितना है, 7 मल्टीप्लाइड, डी वाई डैश कितना है 13, और नंबर ऑफ आइटम कितनी है हमारे पास 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 अपॉन करेंगे हम, फिर से अंडर लेते हैं समीशन डी एक्स स्क्वायर को, वो कितना आ रहा है 35 माइनस करेंगे 7 का हम स्क्वायर करेंगे, अपॉन करेंगे 7 से डिवाइड। एक तो ये काम करना है, मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, वो कैसे आ जाएगा कि हमारे पास समीशन डी वाई स्क्वायर वो कितना आ रहा है 121। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमारा आंसर आ रहा है डी वाई का, तो डी वाई आ रहा है 13 को स्क्वायर किया अपॉन 7, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, एंट्रीज जो आनी चाहिए वो हमने लिख दी। यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे और इसके बाद आर फाइंड आउट करते हैं। 54 माइनस 7 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 91 अपॉन 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 35 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 अपॉन 7, और इधर हम करेंगे 121 लिखने के बाद 13 का स्क्वायर किया 169 अपॉन 7, राइट। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 13 आ जाता है बेटे। यहाँ पे 35 लिख के माइनस इनको डिवीजन किया तो 7 आ गया, और इसमें 121 और 169 को 7 से डिवाइड किया 24.1 आ गया, राइट। इन दोनों को लेस करके बन गया हमारे पास 41, और नीचे 35 में से 7 लेस किए 28 आ गया, और एक और अंडर के अंदर हम लिखेंगे 121 में से लेस करेंगे कितना 24.1, तो आ जाएगा 96.9। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। 28 का निकाला, अगर हमें अनरूट करते हैं इसका तो वो आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर 5.29, और अगर 96.9 का अगर अनरूट निकालते हैं तो वो आ जाएगा 9.84। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, वो आ जाएगा 52.053, और अब इसको 41 को 52.053 से डिवीजन करते हैं तो आ जाएगा आंसर 0.787। ये आ गया हमारा आर। तो बेटे आर जो है कोरिलेशन को कहते हैं, और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोरिलेशन निकालते हो तो वो +1 और -1 के बीच में ही आता है हमेशा इसका आंसर, ठीक है। ना तो वो +1 से ज़्यादा हो सकता है, ना -1 से नीचे होता है, तो इनके बीच में ही हमारा जो है आंसर क्रिएट होता है, राइट बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेटे इसी के साथ हमारा कोरिलेशन का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। यहाँ पे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार डिलीट हो चुका है। तो हमने कोरिलेशन का टॉपिक कर लिया, स्कैटर डायग्राम बनाना सीख लिया, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन किया था, और यहाँ पे हमने आज कर रहा है खत्म कॉल पियर्सन का मेथड, जो कि 3 मेथड आपके हमने किए थे वो हमने कर लिए। यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हमने सॉल्व किया था कि आर अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, समीशन एक्स वाई को हमने लिखा था, और एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको उसको सॉल्व करना है, राइट। तो बेटे इसके साथ ही हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स हम करेंगे वहां से स्टार्ट आज, वो है इंडेक्स नंबर।
सो बेटे चैप्टर है हमारा 13 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स की बुक का और हमारे सिलेबस का भी ये लास्ट ही चैप्टर है बेटे। तो चैप्टर का नेम है इंडेक्स नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में बीकॉम में भी, अगर आप डिग्री करने वाले हो बीकॉम की डिग्री, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको चैप्टर इंडेक्स नंबर, क्योंकि वहाँ पे भी इसका है कुछ टॉपिक्स करने वाले। तो क्या होता है इंडेक्स नंबर? एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर designed to show change in a variable or a group of related variable। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ताकि आपको समझा सके कि जो चेंजेस आती है वेरिएबल के अंदर, या फिर दो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं या ग्रुप हैं, तो कोई भी ग्रुप हो या वेरिएबल हो उसमें जो भी चेंजेस आती है, ठीक है, ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, जो भी ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, उसके कंसर्न में जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, जो भी ग्रुप्स होंगे, तो उसके साथ जो उसका है कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये इंडेक्स नंबर डिजाइन किया जाता है कि एक वेरिएबल्स को हम चेक करेंगे किसके साथ रिलेट करके, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रिलेट करेंगे। तो कैसे रिलेट करेंगे? या तो हम टाइम को कंसीडर करते हुए उनको रिलेट कर देंगे, ठीक है, या फिर ज्योग्राफिक लोकेशन वाइज हम उनको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई और भी अगर उनके बीच में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको लेते हुए हम दो वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है? कोई भी वेरिएबल या ग्रुप ले लो तो वो रिलेशन में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले रही हूँ टॉपिक, जैसे कि हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम मार्क्स की बात करते हैं। तो जब मैंने 2001 में एग्ज़ाम दिया, किसी भी पेपर को हम ले लेते हैं, तो मुझे 2001 में एग्ज़ाम दिया तो मेरे उसमें 100% नंबर आए, यानी कि 100 मार्क्स आए, ठीक है, जितने का भी था उसमें 100 मेरे को नंबर आ गए। उसके बाद मुझे वही एग्ज़ाम जो है 2004 में एक बार फिर से ट्राई किया, या 4 में मैंने फिर से उसको एग्ज़ाम दिया। अब जो मेरे नंबर है, जितना भी टोटल था उसमें 200 नंबर मेरे आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? रिलेट करके बताना है कि मैंने कितना ज़्यादा नंबर रिसीव किए इस साल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर है उसको हम बेस ईयर गिन लेते हैं। मैंने 3 साल पहले एग्जाम दिया था, तब मेरे 100 मार्क्स आए थे। इस साल जब मैंने पेपर दिया तो मेरे 200 नंबर आए हैं। तो जब मुझे यहाँ पे रिलेट करना है, इसको मैं रिलेटिव मेजर भी बोल सकती हूँ, रिलेटिव मेजर। तो जब मैंने रिलेट करके देखा, मेरे पास वेरिएबल क्या है? मार्क्स। तो मैंने एक ही चीज उठाई है ना, मार्क्स। पहले भी मैं मार्क्स की बात कर रही थी, अब भी मैं 2004 में भी मार्क्स की ही बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मार्क्स जो थे वो 200 मेरे करंट टाइम के हैं, करंट जो है वो ऊपर लिखते हैं। और लास्ट ईयर में कितने थे? बेस ईयर में मेरे पास 100 मार्क्स थे। तो इसका परसेंटेज निकालना है मुझे और पता करना है कि कितना परसेंट मेरे में इंप्रूवमेंट आई है मेरे टेस्ट के रिजल्ट में। तो वो मेरा आ गया 200%, यानी कि मैंने 200% उसको इम्प्रूव करके दिखाया है 2004 में, ठीक है। अगर इसी को यानी कि हम रिलेटिव करते हैं तो इसको ऑपोजिट भी ले सकती हूँ। हो सकता है कि मेरे यहाँ पे सिर्फ 70 मार्क्स आए हों, 80 मार्क्स आए हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर 2004 में मेरे 80 मार्क्स आई हैं तो उसको कैसे रिलेट करूंगी? तो तब भी मुझे यही बताना पड़ेगा 80 जो मेरे करंट मार्क्स आए हैं पिछले साल, यानी कि 3 साल पहले जब मैं बात करी तब 2001 में मैंने वो टेस्ट दिया था तो 100 मार्क्स आए थे। तो परसेंटेज निकाल के मुझे ये समझ आ गया कि कितना परसेंट जो है मेरा यहाँ पे रिजल्ट है। तो मैं बताऊंगी 80%, ठीक है। तो पिछले के कंपेरेटिवली 80% रिजल्ट रहा। अगर वहां पे 100 था तो इस टाइम कितना है? 80, ठीक है। तो 80% रिजल्ट पिछले के कंपेरेटिवली मुझे इस बार रिसीव हुआ है। तो ये हो गया रिलेटिव मेजर जो हम करके चेकआउट करते हैं। तो अभी इंडेक्स नंबर में हम क्या चीज देखते हैं? तो इंडेक्स नंबर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो इस तरह प्राइस जो हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ईयर्स का, तो उसको हम रिलेट कर देते हैं पिछले सालों के साथ। या फिर क्वांटिटी हम चेक करते हैं कि प्रोडक्शन के टाइम पे कितनी क्वांटिटी जो है वो हमारी हुई है, ठीक है, और उसको बेस ईयर के साथ हम लेते हैं। बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जो हम लेके चलते हैं इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर जो है इसके क्या फीचर्स हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इंडेक्स नंबर में फर्स्ट फीचर है मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस, मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर है
जिसमें हमें चेंज देखने को मिलता है, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस, इंडेक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्राइजेस एट डिफरेंट डेट्स, ठीक है, अलग अलग डेट की हम बात करें तो उनके बीच में हम रिलेटिव जो है वो मेजरमेंट निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने मार्क्स का एग्जांपल लिया था, सिमिलर इस तरह से कोई एग्जांपल है जिसमें हम प्राइजेस लेते हैं 2014 में किसी भी प्राइस को अगर हम लेके चलते हैं किसी गुड की प्राइस को तो वो 200 है, ठीक है, और उसकी 2004 में अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस थी 100, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि दैट इज कंपेयर टू बेस ईयर। हमने यहाँ पे इस ईयर की 2014 के प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर के साथ, तो प्राइसेस हैज राइजन बाय 100%। हमें यहाँ पे समझ में आ गया इस ईयर से लेके यहाँ तक जो है वो क्या नजर आया कि प्राइसेस जो है वो डबल हो गए हैं, 100% इंक्रीज हो गए हैं। पहले 100 थे, अब कितना हो गया यहाँ पे 200। तो कैसे राइज हो गए हैं ये 100% के हिसाब से फिर से इंप्रूव हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे जो होगा पहला फीचर्स ये है हमारा कि रिलेटिव चेंज। यहाँ पे रिलेटिव चेंज बताते हैं। रिलेटिव चेंज का मतलब कि हमने यहाँ पे ईयर को लिया है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, या तो टाइम को लेके करते हैं या ज्योग्राफिकली लोकेशन को लेके करते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब कि अगर मैं यहाँ पंजाब में बैठ के अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि किसी भी हमारी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन के प्राइसेस क्या हैं, और इसी चीज को अगर मैं देखूं कि वो चीज जम्मू कश्मीर में अगर वो चीज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसी भी क्रॉप को तो वहां पे प्राइसेस क्या है। तो ज्योग्राफिकल वाइज भी जो अगर हम मेजर करते हैं तो दोनों जगहों के अंदर जियो वाइज भी क्या होता है, फर्क होता है उनकी प्राइसेस में। तो तब भी हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है उनके बीच में रिलेटिव मेजर देखने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी किसी चीज की बात कर रहे हैं, टाइम की, तो इसलिए रिलेटिव हम कर सकते हैं, चेंजेस को पता कर सकते हैं, कितना % चेंज हुआ वो हमें नजर में आ जाता है। तो सेकंड फीचर क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन यानी कि जब भी हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमें डाटा जो लेना पड़ता है वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ही हमें दिखता है, यानी कि क्वांटिटी वाइज दिखता है, राइट। तो इसमें हम क्वालिटेटिव डाटा को नहीं ले सकते। तो क्वांटिटी एक्सप्रेशन मतलब कि अगर हम ये बात करें कि 2014 से, अभी हमने 2004 की बात करी, तो 2004 से 2014 की अगर हम लेके चलते हैं, बात करते हैं तो कुछ % जो है वो चेंजेस आती है। जैसे कि हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि सपोज कर लो प्राइसेस जो है वो 7% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम 7% इंक्रीज की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से कोई और डाटा है जिसको हम लेके चलते हैं कि नेशनल इनकम ले लेते हैं। तो 2004 में से लेके 2014 तक का जो नेशनल इनकम है, ये तो प्राइसेस की बात करी थी ना, तो नेशनल इनकम भी हमारा जो है वो चेंज आया है, 3.5% उसमें चेंज आया है। तो ये सारे कुछ ऐसे हमारे पास रिलेटिव मेजर हैं, हमने करके देखे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर्स आर नोट द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, प्राइसेस कम हो गया, नेशनल इनकम बढ़ गया है, कम हो गया है, तो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाती है, तो क्वांटिटी वाइज हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि 7% इंक्रीजमेंट हुई। तो ये कैसे पता लगा 7% इंक्रीजमेंट हुई इस साल से इस ईयर तक के बीच में, क्योंकि हमने रिलेटिव मेजर करके देखा है। रिलेटिव मतलब 2 सालों के जो हमारे पास प्राइसेस होते हैं उनको अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, उनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर 2014 का, P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर 2004 का। तो इसी तरह से कंपैरिजन करके हमने परसेंटेज निकाला है, तभी हमें समझ में आया है कि कितना % चेंज आया है। तो क्वालिटी वाइज ही ये हमें डाटा यहाँ पे मिलता है, इंडेक्स नंबर में क्वालिटेटिव नहीं होता है। तीसरा यहाँ पे इसका मेन फीचर और क्या आता है, एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब कि हम यहाँ पे ये फाइनलाइज नहीं करते कि जो रिजल्ट हम बता रहे हैं कि वो सभी चीजों की प्राइसेस की ही बात कर रहे हैं। हम प्राइस लेके चलते हैं तो ये थोड़ी है कि होल गुड्स की प्राइस ले ली हमने, होल गुड्स की प्राइसेस हम बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम जस्ट जो डाटा लिया है दैट इज 7%, मतलब हम यहाँ पे एवरेज लेके बात करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो कि 7% से डाटा को अकॉर्डिंगली उनसे कम, लेस देन 7% भी होगी उनकी कीमतें, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि मोर देन 7% भी होंगी। लेस देन 7% भी होगा रेट का चेंज आया हुआ, या फिर मोर देन 7% भी होगा। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जस्ट एवरेजेस लेते हैं,
ठीक है, इंडेक्स नंबर सिर्फ एवरेज बताता है कि नंबर ऑफ जो हमारे गुड्स हैं उसमें जो चेंज आया वो 7% चेंज हमें नजर आ रहा है 2014 से लेके 2014 तक के डेटा के अंदर। तो इस तरह एवरेज को हम क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव चेंज आता है और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को ही शो करता है और एवरेज को दिखाता है, राइट। इसके अलावा क्या है इंडेक्स नंबर में, इसके अलावा आज हम टॉपिक जो है एक और करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि इसी का एक टॉपिक कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का टाइप्स में। तो इसके टाइप्स में क्या आता है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार स्मॉल क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। पहला है टाइप होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब कि इसको इंडेक्स नंबर को हम यूज कर देते हैं किसके लिए, पता करने के लिए, जब हमें जनरल प्राइस लेवल पता करना हो तो जनरल प्राइस लेवल के लिए हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द होलसेल प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेल मार्केट, तो हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी इंडस्ट्री का रेट चाहिए, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी अदर हमारे कल्चर प्रोडक्शन के अंदर हमें किसी भी चीज़ का रेट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें उस मंडी का रेट डिसाइड करना पड़ता है, यानी कि उस मंडी के अंदर क्या चल रहा है, उस होलसेल मार्केट का रेट क्या है, वो हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो होलसेल मार्केट का जो इंडेक्स है वो कैसे एस्टिमेट लगाते हैं, विद द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। जैसे पिछले सालों को लेके, बेस ईयर को लेके, इस साल में करंट ईयर में क्या क्या चेंज आया है, तो वो चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, कितना % चेंज आया, इंडेक्स नंबर के थ्रू। और जो इंडेक्स नंबर के थ्रू हमें पता चलता है, इट मीन्स डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कितना बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस के अंदर, उसको हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में हमें समझ में आता है। सो इट इज वाइडली यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन विच इज अ कॉन्टिन्यू राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो इसी से क्या होता है, हर साल जो है वो चेंजेस आते हैं। अभी हमने डाटा लिया था 2004 का, तो 2004 से लेके 2005, 2006, हर साल अगर हम चेकआउट करते जाएं और इसी तरह 2014 तक पहुंच जाए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो हर साल में क्या है, चेंजेस हमें नजर आएगी। तो इंडेक्स नंबर सिर्फ एक टाइम की बात नहीं है, ये हम बार बार बना सकते हैं, हर साल हम चेकआउट कर सकते हैं। हर साल हम इस प्राइस को इस प्राइस के साथ रिलेट करके हम चेकआउट करते हैं कितना नंबर हमारा चेंज आया है, कितना नंबर हमारा बढ़ा है प्राइसेस में, कितना इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, इसीलिए हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसी को कंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब हर बार इंडेक्स नंबर बनता है तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है हर बार इंडेक्स नंबर। दूसरा क्या है हमारे पास, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इस तरह के प्राइस इंडेक्स में हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमें पता चल जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जितना वो अपनी लाइफ को जो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए उनको कितना खर्च करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसके बारे में हमें पता चलता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, बेसिकली कि जब भी कोई प्राइस लेवल के अंदर चेंज आता है, जनरल प्राइस लेवल जिसको बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल अगर हमारा चेंज हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट क्लासेस के लोग होते हैं, ठीक है, कोई रिच पीपल होते हैं सोसाइटी के अंदर, कोई गरीब लोग होते हैं, तो डिफरेंट क्लासेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके ऊपर इफेक्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, प्राइस का, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर प्राइस लेवल के बढ़ने का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रिच पीपल के ऊपर, लेकिन गरीबों के ऊपर क्या है, ज्यादा इफेक्ट नजर आता है। तो जैसे पुअर पीपल की बात करें तो हम यहाँ पे पहले ये चेकआउट करते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या काम करता है। इंडेक्स नंबर सिर्फ हमें उसका रिलेटिव बताएगा। रिलेटिव मतलब कि जब प्राइस लेवल कम था, ठीक है, तो उस टाइम जो गरीब लोग हैं वो कितना कंजम्पशन कर रहे थे गुड्स का, तो उनका कितना खर्चा आ रहा था, तो उस टाइम को कंपेयर करेंगे इस साल के साथ, जब प्राइस लेवल हमारा क्या हो गया, अप हो गया, तब हम देखेंगे कि पुअर लोग जो हैं वो अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं या अब कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेकआउट करते हैं। तो इन्हीं कंपैरिजन के बिहाफ के ऊपर, इन्हीं इंडेक्स नंबर के बिहाफ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट करते हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, अब कितना खर्चा आ रहा है। सो ये सेकेंड टाइप हो गया हमारा। तीसरा क्या आता है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, बट हम इसका मीनिंग जरूर समझेंगे
कि क्या होता है इसका मतलब, लेकिन इसके फॉर्मूलाज हम नहीं करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे इंडेक्स नंबर के चैप्टर में सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसके बिहाफ के ऊपर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना। क्या होता है ये? यहाँ पे इंडेक्स नंबर का क्या करते हैं हम, कैसे हेल्पफुल होता है इंडेक्स नंबर, हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रही है या कम हो रही है। जितना भी इंक्रीज हमें नजर आ रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो इकोनॉमी के अंदर या फिर डिक्रीज इन प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही केसेस में जो भी चीज हमें नजर आती है करंट ईयर का हम चेकआउट करते हैं कि इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन या डिक्रीज हुआ है, किसके कंपैरेटिवली, बेस ईयर के कंपैरेटिवली हम चेक करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पिछला एक साल जो हम लेते हैं, जैसे 2004 के अंदर प्रोडक्शन क्या था, और फिर हम चेकआउट कर रहे हैं 2014 के अंदर इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो हमने कंपेयर करा है। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन से हमें समझ में आएगा कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना क्वांटिटी का चेंज आया है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हमें कंपैरिजन कर से पता चलेगा। और वो कंपैरिजन कैसे करेंगे? इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। तो इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। सो एक्चुअल ग्रोथ के बारे में हमें तभी समझ में आता है जब हम कंपेयर करते हैं, किसी बेस ईयर को साथ में रखते हैं और उसमें कंपैरिजन करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कितना ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप, जिसपे हम इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं और उसके बिहाफ के ऊपर हम कुछ रिजल्ट पे जाते हैं। फोर्थ आता है बेटे, सो नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हमें यहाँ पे देखना है कि कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ, तो कितना यील्ड हमने प्रोड्यूस किया, यानी कि कितना आइटम हमने बनाया है। तो उस पीरियड को हम लास्ट बेस ईयर के साथ किसी का कंपैरिजन करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? इंडेक्स नंबर के थ्रू पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंसेक्स। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको सेंसिटिविटी इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे सेंसेक्स की बात करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज की बात होगी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है लोग क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। तो शेयर्स खरीदते हैं, तो उसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स के जो रेट हैं वो तो डेली बेसिस के ऊपर भी अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो उसके मंथली वाइज तो हम देखते हैं, कुछ दिनों बाद भी चेंज होते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर भी हमें कुछ इंक्रीजमेंट या कुछ डिक्रीजमेंट उनके प्राइसेस के अंदर देखने को मिलती है। तो इन प्राइसेस को भी चेकआउट किया जाता है, परसेंटेज कितना परसेंट चेंज आया, कितना डिक्रीज हुआ सुबह से लेकर शाम तक के प्राइसेस के अंदर, तो वो भी कैसे पता चलेगा? इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे भी हमें इंडेक्स नंबर काम में आता है। सो अगर तो हमें यहाँ पे सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि प्राइसेस जो है वो सही जा रही हैं, कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। सो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल्सो राइज। तो प्राइसेस बढ़ने से हमें ये इंडिकेटर मिलता है कि शेयर होल्डर्स को मोटिवेशन मिलती है, तो वो ज्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर हमें सेंसेक्स के अंदर हमें ये समझ में आता है, कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन हमें मिलता है कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं शेयर मार्केट के अंदर गिर रही हैं, फॉल हो रही हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो हैं दे फाइंड इट हार्ड टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि उन्हें वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमें यहाँ पे समझ में आता है कि इंडेक्स नंबर एक्चुअल में क्या है और इंडेक्स नंबर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स हैं। अगर आपको कंसेप्ट आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटे। इसके आगे वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंडेक्स नंबर की। ओके बेटे।